हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडियाज नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई क्वांटा पर ढेर सारा स्वागत है आप सभी लोगों का। जो आपका क्या चुका है, यूनियन बजट आ गया है और फाइनली पेश कर दिया गया है किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। और क्या क्या है इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, इसको हम देखने वाले हैं अपने सेशन में। बाकी डिटेल्ड एनालिसिस हम बाद में लेके आएंगे कंप्लीट वीडियो में। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। किस चीज को प्रायोरिटी लेवल पे रखा गया, प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या क्या थे, क्या उनको कोई नाम दिया गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। कौन सी चीजें महंगी हुई, कौन सी चीजें सस्ती हुई, क्या आपके बारे में इस बजट में कोई बात की गई है, नहीं, क्या सारे सेक्टर के लोगों के बारे में बात की गई है, यानी फार्मर्स के बारे में, बच्चों के बारे में, सोसाइटी के बारे में। तो ये सब सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे अपने इस सेशन में। तो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इस बार के बजट में, क्या लोग खुश हुए या दुखी हुए, ये सब चीजें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो पहले देखते हैं इस जो बजट को काफी लाइमलाइट मिल रहा है, हाईलाइट किया गया है किस चीज को लेके? प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी में रखा गया है 7 चीजों को, 7 चीजों को प्रायोरिटी में रखा गया है। ये 7 चीजें हैं, इसीलिए इसको एक नाम भी दिया गया है, सप्त ऋषि। क्या नाम दिया गया है? सप्त ऋषि। मतलब आप समझ सकते हैं 7 ऋषि। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इस बार का बजट किस नाम से जाना गया या क्या टर्म दिया गया, सप्त ऋषि, त्रिदेव या पंचाजन्य, इस तरीके से नाम वगैरह पूछ सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा सप्तऋषि। 7.7 पॉइंट्स को ज्यादा हाईलाइट किया गया। पहला तो आपको जानना ही चाहिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम इस अमृत काल का पहला बजट था और इसमें हम सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को तवज्जो दे रहे हैं तो वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सबका साथ सबका विकास की इसमें बात की गई है। तो इसको हम सबसे ऊपर रखे हैं। सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सारे सोसाइटी के जितने भी हर तरीके के लोग, नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सबका साथ सबका विकास, यानी एसटी एससी, महिला पुरुष सबको साथ में लेके पार्टिसिपेशन होगा इकोनॉमी में और पूरी तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हम बढ़ावा देंगे। ये भी काफी लाइमलाइट में रहा। रीचिंग द लास्ट माइल, ये भी 7 प्रायोरिटीज में रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट भी दोनों काफी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी इकोनॉमी में, आपके देश को आगे ले जाने में। इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को लाइमलाइट में रखा है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोड, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, हेल्थ, एजुकेशन सब कुछ बढ़िया होंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। इन्वेस्टमेंट ही सबसे बड़ा इसका पार्ट होगा। अनलीचिंग द पोटेंशियल, ठीक है, ये भी आपके 7 प्रायोरिटीज में है। ग्रीन ग्रोथ को भी हमने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। ग्रीन ग्रोथ काफी देखें, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह को बढ़ावा देने के लिए काफी ज्यादा बजट वगैरह में दिया गया है सरकार के द्वारा। यूथ पावर, देखिए आपके लिए कितनी बड़ी बात यहां पे की गई है कि जो यूथ की पावर है, कितना सारे लोग, आपको पता है कि आपके टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है दुनिया में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वर्क फोर्स हमारे पास है। तो यूथ पावर को बढ़ाएंगे, स्किल डेवलपमेंट, कई सारी पॉलिसीज लेके आएंगे ताकि आप और ज्यादा बेहतर हो और बेहतर परफॉर्म कर सको। फाइनेंशियल सेक्टर को भी ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। तो ये 7 प्रायोरिटीज थी और इनको क्या कहा गया? सप्तऋषि, ठीक है। और बारे में भी जानेंगे, पूरा डिटेल भी जानेंगे क्योंकि इसके बारे में भी पूछ सकते हैं एक चीज को उठा के। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो में आपसे बात कर लिया जाएगा। अब बात आती है क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। सबसे पहले प्रश्न यही आता है आपके दिमाग। तो जो महंगा हुआ वो क्या है? ओ, सिगरेट। सिगरेट, काफी लोग आज दुखी होंगे, सिगरेट का दाम बढ़ने वाला है, टैक्स वगैरह इस पे हाइक बाई 16%। लेकिन सरकार कितनी भी कोशिश कर ले सुधार उसमें बिल्कुल नहीं होगा कि जिसको पीना है वो पिएगा। वो तो कहेगा कि मोदी जी अगर 200 रुपए का, 500 रुपए का सिगरेट कर देंगे तब भी हम पिएंगे। जैसे लोग कह नहीं रहे 1000 रुपए लीटर हो जाएगा पेट्रोल डीजल का दाम, तब भी हम नहीं कहेंगे कि ज्यादा हो। तो जिसको नहीं सुधरना है नहीं सुधरेगा, चाहे जितना उस पर डराने वाला चित्र बना दो, चाहे जितना लगा दो कि आपके हेल्थ के लिए ज्यादा हानिकारक है। तो कोई बात नहीं, उनके लिए
जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सिगरेट के दाम बढ़े हैं, कस्टम ड्यूटी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द गोल्ड बार्स वगैरह के दाम बढ़ गए, कस्टम ड्यूटी इस पे भी बढ़ा दी गई, किस पे, इंक्रीज टू 15%। इलेक्ट्रिक चिमनी वगैरह पे, ठीक है, आप जो मॉड्यूलर चिमनी वगैरह लगवाते हैं आप किचन वगैरह में, उसके भी दाम बढ़ गए। आप सोच रहे होंगे कि बाद में खरीद लेंगे, लेकिन अब देखिए कुछ पता नहीं रहता। पहले से आपको पता होता तो लगवा लिए होते। और क्या क्या हुआ, रबड़ वगैरह पे 25% बढ़े हैं, फुल्ली इंपोर्टेड लग्जरी कार वगैरह, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह का जमाना आ रहा है, तो कॉस्ट वगैरह भी उसकी ज्यादा बनती है, तो उस पर भी सरकार ने बढ़ा दिया 60% टू 70% तक। ठीक है, और क्या क्या चीजें इसमें हमें देखने को मिलने वाली हैं। आपकी अमृतकाल, आपको पता है कि अमृतकाल का समय चल रहा है और पहला बजट है उसका, तो इसमें भी हम 4 चीजों को क्या किए हैं, टारगेट किए हैं, ध्यान रखे हैं। अपॉर्चुनिटी, 4 अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ट्रांसफॉर्मेटिव ड्यूरिंग अमृतकाल। ये 4 चीजें काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारे देश को और सभी को जो इसके पार्ट हैं। तो क्या क्या वो 4 चीजें हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और पूरी तरीके से इंपावर्ड हो, इकोनॉमिकली इंपावर्ड हो, ठीक है ना, अपना इंडिपेंडेंसी आए लोगों के अंदर, पार्टिसिपेशन हो इकोनॉमी में और ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करे इकोनॉमी। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है ना, पीएम विकास इस योजना का नाम है, ये भी इसका पार्ट है। टूरिज्म सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, पता है कि आपको देखते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री वन ऑफ द हाईएस्ट अगर देखा जाए तो अपनी इकोनॉमी का पार्ट, जीडीपी का पार्ट रहता है टूरिज्म सेक्टर से। दुनिया भर के लोग आते हैं देखने, अकेले ताजमहल को ही 30 लाख 25 लाख लोग देख लेते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर को भी हम बढ़ावा देंगे। ग्रीन ग्रोथ का देखिए टारगेट काफी लंबा रखा जा रहा है और ग्रीन ग्रोथ में काफी इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो ये सब आपकी चारों चीजों को काफी अपॉर्चुनिटिस्टिक वे में देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे अमृतकाल का पार्ट है। और सबसे राहत की खबर उनके लिए जो करदाता थे यानी टैक्स पेयर्स थे, उनके लिए बड़ी राहत की खबर आई है। 5 लाख से बढ़ा के लिमिट 7 लाख तक अब आपको टैक्स नहीं भरना होगा, ठीक है। जो नए व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे, इनकम टैक्स रिबेट लिमिट इंक्रीज कर दी गई है 7 लाख तक, यानी उनको टैक्स वगैरह नहीं देना है। बाकी जो स्लैब है आपका अब 0 से 3 लाख के बीच छूट रहेगा, 3 से 6 लाख के बीच 5% टैक्स देना होगा, ठीक है ना। ये न्यू रिजनिंग के दायरे में आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 to 9 लाख तक 10 लाख 10%, 9 to 12 लाख तक आपका 15%, 12 से 15 लाख 20%, 9 से 12 लाख 15% और 15 लाख से ऊपर 30%। पहले लिमिट दूसरी थी, अब चेंज कर दी गई, तो एक राहत की खबर हो सकती है उनके लिए जो सोच रहे थे कि दायरा बढ़े, ठीक है। वो अच्छा भी है, समय के साथ चीजें बदलनी चाहिए, तो अब इतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या फोकस किया गया है, जैसे देखिए ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहे थे, उसके बारे में देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा हमें देखने को मिलेगा, क्या है, कितना इन्वेस्ट किया गया है भी देख लेते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसा कि यहाँ की फोकस हम इस बार किस पे कर रहे हैं, ग्रीन ग्रोथ पे कर रहे हैं। और बजट वगैरह, द बजट एलोकेटेड रुपीज हाउ मच, 19,700 करोड़ टू द नेशनल हाइड्रोजन मिशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रीच हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना, 5 मीट्रिक मिलियन टन, कब तक, 2030 तक, 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन हम कर लेंगे। द बजट ऑल्सो प्रोवाइड रुपीज कितना, 35,000 करोड़ टूवर्ड्स एनर्जी ट्रांसमिशन एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट और काफी ज्यादा इससे उम्मीदें ग्रीन ग्रोथ से, और इस पे काफी ज्यादा काम करने वाले हैं। तो यह सरकार का टारगेट है, ठीक है। और क्या होने वाला है, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम जर्नी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जगहों पे पहुंच लेंगे। तो अब ये सी बात है कि देखा जाए कि आने जाने में हमारा ज्यादा समय लग जाता है जितना हम काम नहीं करते। तो कनेक्टिविटी जितनी अच्छी रहेगी बड़े बड़े शहरों से, उतना ही काम करने, और जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं या आपका ही कोई काम हो, तो जितनी जल्दी आप पहुंच जाएंगे चेन्नई से मुंबई, मुंबई से हैदराबाद, कोलकाता, तो उस कनेक्टिविटी को भी बढ़ाना होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो अफोर्डेबल हैं या जो बड़े लोग हैं, सबके लिए, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए
15 एडिशनल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, हेलीपैड्स बनेंगे, वाटर एरोड्रोम्स बनने वाले हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स होंगे, विल बी रिवैम्प्ड टू इंप्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी। ठीक है ना, रीजनल एयर कनेक्टिविटी को भी हम काफी बेहतर करने वाले हैं ताकि पूरा जुड़ जाए सभी लोग और आगे बढ़े। ठीक है, और देखते हैं नई बात क्या हमें देखने को मिलने वाली है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को भी काफी कम किया गया है मोबाइल वगैरह में। ठीक है ना, क्या कितना प्रोडक्ट्स किए हम लोग, कितना प्रोड्यूस किए, मोबाइल फोन प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम कितना 5.8 करोड़ यूनिट्स और कितने का लगभग 18,900 करोड़। तो 2014-15 में था, 2014-15 में 5.8 करोड़ यूनिट्स थी जिसकी वैल्यू 18,900 करोड़ थी, अब बढ़ के हो गई है 31 करोड़ यूनिट हमने बना के 2,75,000 करोड़ कर लिया। देख रहे हैं कितना बढ़ोतरी है। तो अब धीरे जब इतना लेवल पे हम बेहतर परफॉर्म किए हैं तो कस्टम ड्यूटी से हमें रिलीफ मिलने वाला है। और किन चीजों में, इंपोर्ट ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स, जो मोबाइल फोन्स आपके इंपोर्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जब कस्टम ड्यूटी उस पर कम लगेगा, बाहर से इंपोर्ट होके आएगा, तो इनडायरेक्टली देखिए आपको भी वो चीजें सस्ती मिलेंगी। जिसमें ज्यादा ड्यूटी टैक्सेस लगते हैं तो वही तो चीजें महंगे होकर हमें मिलती हैं। तो जब फाइनली हम इंपोर्ट ही कम पैसों में करेंगे तो आपको कम पैसों में मिलेगा भी। तो ये सब चीजें आपकी सस्ती होने वाली। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या क्या हमारे लिए काम किया जा रहा है। कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर द रेलवे, पहली बार 2.4 लाख करोड़ का एक तरीके से निवेश, एक तरीके से आउटले तैयार किया गया है। इन्होंने कहा है कैपिटल आउटले हाउ मच 2.4 लाख करोड़ फॉर द रेलवे, द हाईएस्ट एवर एलोकेशन 2013-14 से। ठीक है, तो इसमें भी देख रहे हैं आजकल डेवलपमेंट काफी लेवल पे हो रहा है, जहां जहां ट्रैक नहीं है वहां बन रहे हैं। वंदे भारत, नई नई तरीके की ट्रेनें आ रही हैं। अभी आपने देखा कई सारी ऐसी पॉलिसीज आई जिसमें रेलवे स्टेशन को बनाना है अच्छे तरीके से, उसको मॉडिफाई करना है, डिजिटलाइज करना है, 5G कनेक्टिविटी देनी है, प्लेटफॉर्म्स को लंबा चौड़ा करना है। तो ये सब कैसे होंगे, ज्यादा से ज्यादा हम उस पर आउटले लगाएंगे तभी तो चीजें होंगी। तो काफी पैसा इस पे इन्वेस्ट किया जा रहा है रेलवे पे। और ऑब्वियस सी बात देखिए, हम बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं तो ये सब भाई लगाना पड़ेगा तभी हम बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। पैन कार्ड, ठीक है ना, पैन टू बी यूज्ड एज कॉमन आइडेंटिफायर फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म। पैन को और ज्यादा क्या कहते हैं समझ लीजिए, उसको अथॉरिटेटिव और बनाया जा रहा है, उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको हम काफी जगहों पर यूज कर सके। जिस तरीके से आधार को आज के समय ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है तो पैन को भी अब वो लेवल मिलने वाला है। तो क्या कहा जा रहा है, विल बी यूज्ड अ कॉमन आइडेंटिफायर फॉर ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑन गवर्नमेंट एजेंसीज। यानी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है जहां पर भी जरूरतें आपको पड़ती है, आधार देखो, वोटर आईडी, जो ये सब आपसे माना जाता है आईडीज वगैरह के रूप में, अब पैन को भी आपके पैन को भी कंसीडर किया जाएगा। दिस विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू लीगल मैंडेट, द सिस्टम ऑफ अ यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस फॉर फाइलिंग इंफॉर्मेशन will be adopted. आधार पैन will be linked to the डिजिलॉकर। डिजिलॉकर को भी और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और उसको मान्य बनाया जा रहा। पहले नहीं लोग मानते थे, डिजिलॉकर को नहीं कंसीडर करते थे, कहा जाता था ओरिजिनल दिखाओ। तो अब डिजिलॉकर में सारी चीजें आपकी सेव रहेंगी तो उसी को आप दिखा देंगे तो मान लिया जाएगा हाँ एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी एक तरीके से अच्छा ही रहेगा, ढोने से क्या फायदा। ठीक है, आप तुरंत दिखाओ और निकल लो। ठीक है, रूरल एरिया को भी काफी फोकस किया गया है। बिना रूरल एरिया को डेवलप किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। शुरू से गांधी जी कहा करते थे रूरल डेवलपमेंट थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, और देखो अंबेडकर साहब कहते थे नहीं, उनको पता था कि ऊपर से जितना पैसा आएगा नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते थे थर्ड टायर नहीं लाना चाहिए। गांधी जी नहीं, कुछ तो पहुंचेगा ऊपर से आने के बाद। चलो ठीक है, करप्शन भरा है, रग रग में भरा है हमारे यहाँ, लेकिन कुछ तो ऊपर से चलेगा। 100 रुपए यहां तक तो 20 रुपए पहुंचेगा थर्ड टायर में, रूरल इकोनॉमी में, उसी से हम डेवलप करेंगे। तो देखिए फिर इंट्रोड्यूस हुआ थर्ड टायर, गवर्नमेंट आया, पंचायत राज व्यवस्था आई। तो अब देखिए धीरे धीरे उसका असर भी देखा। अब गांव स्तर पे आप जाके देखिए डेवलपमेंट, सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो ये सब चीजें काफी बड़े लेवल पे हमें ले जाएंगी, क्योंकि गांव का विकास ही देश का विकास है। गांव गांव मिलके ही तो आपका डिस्ट्रिक्ट बना है, डिस्ट्रिक्ट मिलके आपका स्टेट बना, स्टेट मिलके ही तभी तो होगा। तो पूरा सबको पूरा चेन
डेवलप होना पड़ेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 2 लाख करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इन द मतलब कि यहाँ पे लगाया जा रहा है 2 लाख करोड़। और सीधा क्या मिलने वाला? फूड ग्रेन्स, ठीक है ना, राशन। आप समझ ही रहे हैं पिछले जब से पेंडेमिक वगैरह हुआ तो राशन काफी लोगों को, पूरे गांव को, 80 करोड़ की जनता को राशन देने का वादा देखो किया गया, पूरा भी किया गया। आज भी जाएंगे ग्राउंड लेवल पे तो राशन वगैरह लोगों को मिल रहा। अब हाँ, उस राशन को बेच के लोग सिगरेट पी रहे हैं और शराब पी रहे हैं, ठीक है ना, वो दूसरी बात है। क्योंकि आज के समय आप देखोगे गांव वगैरह में जाओगे तब लोग एकदम भौकाल में आपको देखने को मिलेंगे। वो क्यों? क्योंकि अब कहीं कहीं चलो ठीक है, ये योजना कहीं कहीं बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, खाने को नहीं रहता। अभी भी आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो मोर देन 1/3 1/4 तो हमारी देश की जनता गरीबी स्तर के नीचे ही है और सबको दिक्कत हो रहा है। उन लोग तक पहुंचे जो रियली जिनको जरूरत है, काबिल तारीफ। लेकिन इसका फायदा भी हर जगह लोग उठाते हैं, ठीक है। वो भी लाइन में लगाए हैं अपना नंबर, वो भी राशन कार्ड लेके सबसे पहले जिसको जरूरत है उससे पहले जाके पहुंचे हैं, भैया हमें नहीं मिल रहा है। और वो जहां पे मिलेगा इनको पीडब्ल्यूडी के, जहां पे आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जहां पे आपको आड़त में मिलेगा, तो वहां से ले आके सीधा घर पे भी नहीं लेके आते, रास्ते में ही बेच देंगे, उससे जो पैसा मिलेगा खा पी लेंगे। तो ये सब बड़ी दिक्कत की बात है। गांव में मेरा छोटा भाई भी, हम लोग को भी राशन कार्ड पे मिलता है सब्सिडाइज रेट वगैरह पे, तो वो भी कभी आज तक घर लेके आया ही नहीं, ठीक है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट गवर्नमेंट आपके लिए इतना कर रही है तो उसका लाभ उठाओ, एटलीस्ट आपको रखना चाहिए उसको यूज। अच्छे चावल, अच्छे सारे आपके जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बीच में तो कई सारी चीजें, रिफाइंड ऑयल मिलता था, चना मिलता था, ठीक है ना, सारे फूड ग्रेन्स खाने पीने की चीजें मिलती थी। तो इसी को क्या किया गया, टाइम पीरियड इसका बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। ये दिसंबर 2023 तक, 2023 तक चलने वाला है। और इसमें सारी जो चीजें रखी गई थी, सेंटर विल प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू ऑल अंत्योदय एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड। अंत्योदय आपकी जो योजना वगैरह है उसके अंदर मिलती रहेंगी, जिसको एक स्कीम में रखा गया ना, पीएम गरीब कल्याण योजना के अंदर, ठीक है। ये सब कंटिन्यू रहेगा। 2 लाख करोड़ भाई, ऑब्वियस सी बात है, चीजें महंगी हैं तो आपको सस्ते मिल रहा है तो सरकार तो भाई उसमें पैसा, सब्सिडी, सारी चीजें देंगी ही। तो ये भी आपका चलता रहेगा, रूरल को ध्यान में रखते हुए, रूरल एरिया को ध्यान में रखते हुए। और क्या है, रोड मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट। आज के समय देख ही रहे हैं गडकरी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हर जगह रोड, आप पहुंच जाइए, गांव एरिया में भी अच्छी अच्छी रोडें अब बन गई हैं, ठीक है। आपकी नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं कितना बेहतर है। तो उसको क्या किया गया है, एलोकेशन किए गए हैं काफी पैसे। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज बीन इंक्रीज बाय 36%, अराउंड 2.7 लाख करोड़ 2023-24 के बजट में एलोकेट किए गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI जिसको कहते हैं, हैज बीन एलोकेटेड अराउंड हाउ मच 1.62 लाख करोड़ एज अ पार्ट ऑफ MORTH, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान 23 के अकॉर्डिंग इतना इनको एलोकेट किया गया है। और एज पर द गवर्नमेंट रिवाइज एस्टिमेट, NHAI विल स्पेंड कितना, 798 करोड़ एज IEBR इन 2022-23, ठीक। तो ये रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह को डेवलप करने की ये बात हो गई। एग्रीकल्चर सेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, जो आधे से ज्यादा हमारे देश की जनता यहीं पे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है और काफी बड़ा रोल प्ले करती है। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट भी आपका कितना रखा गया है, 20 लाख करोड़, ठीक है ना। कितना, 20 लाख करोड़ विद फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, ठीक है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लेवल पे रहते हैं। फिशरीज सेक्टर हो गया आपका, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन वगैरह, आपके जो पशु पाले जाते हैं उससे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीजें, बहुत लंबा इसका पूरा क्या है, विस्तार। और क्या क्या है इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में, सेटिंग अप एन एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, किस लिए, टू इनकरेज एग्रीकल्चर स्टार्टअप बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज। आज के समय आप गांव में जाओगे, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आप जैसे जो नए आए बच्चे हैं, वो शहर या MNCs में काम करना नहीं चाह रहे। वहीं आप जैसे यहाँ पे शहरों में स्टार्टअप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से गांव में भी भाई साहब स्टार्ट हो रहा है। फिशरीज वगैरह मैंने देखा, गांव के ही बच्चे जो
आज के कुछ समय एकदम ऐसे लखराई वाली जिंदगी जी रहे थे, अब वो बढ़िया समझदार हो गए हैं। वो अपना मछली पालन कर रहे हैं, फिशरीज का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसका अंडे वगैरह का व्यापार कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। खेती में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख रुपए का टमाटर बेच के एकदम भौकाल बना रहे। भैया कहा जाए शहर में 2 लाख का तो टमाटर बेचे हैं इस महीने। तो ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें, तो उसको बढ़ावा देने के लिए और इनको बढ़िया पैसे भी मिल रहे हैं, लोन मिल रहे हैं, पैसे कम पैसे पे लोन वगैरह आप देखते हैं, सारी चीजें हैं। तो सरकार क्या करेगी, उनको मेंटरिंग करेगी, उनको गाइडेंस देगी, उनको पूरी तरीके से इंकरेज करेगी, किस तरीके से करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब लोग काफी लेवल पे यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद फंड विल एम टू ब्रिंगिंग इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल, ठीक है ना, इनोवेटिव माइंडसेट के साथ जो अफोर्डेबल भी हो, सारी चीजें हो, तो पूरी तरीके से प्रयास है यहाँ पे गवर्नमेंट का कि हम रूरल स्टार्टअप्स को इंकरेज करें, लोगों को बढ़ावा दें, और क्यों ना वहीं पे ही रूरल एरिया में रह के ही बेहतर, बहुत सारे स्कोप हैं आप वहां पे देखेंगे, बस करने वाला चाहिए, नियत अच्छी चाहिए, और रिसोर्स तो अवेलेबल है ही है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का भी काफी रोल रहेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रूबरू कराएं, ठीक है ना, जो कि पूरी तरीके से क्या करेगा, एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करे, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं देख सकते हैं, नो मेनली यही आपके लिए हाईलाइटेड पोर्शन थे। बाकी हर एक चीज को तो ब्रीफ में यहाँ पे हो ही गया है, और जो चीजें कुछ बची होंगी, कुछ और चीजें सामने अच्छी तरीके से लेके आएंगे, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ और बेहतर रहेगा, टू द पॉइंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए इन द जीटीपीआई सेक्शन या कहीं भी ग्रुप डिस्कशन आपको करना हो तो हर एक एग्जाम में आपके काम आए, ठीक है। बाकी कोर्सेस वगैरह सब लॉन्च हो रहे हैं बैक टू बैक, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और पार्ट बनिए आई क्वांटा का। सारे एग्जाम क्रैक होंगे तभी होंगे जब अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी, अच्छे तरीके से मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, तभी तो संभव होगा। क्योंकि पढ़ने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए बहुत लोग हैं, सही रास्ता दिखाने के लिए जीवन में कभी लोग मिलेंगे। जहां जाओगे चौराहे पे खड़े हो जाओगे, 10 लोग आपको ज्ञान देंगे, या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे, बस आपको इतना ही तो लिखना है कि ये तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर, 50 लोग ज्ञान बांटने आ जाएंगे। लेकिन सही जगह जाना, सही जगह पहुंचना, ये भी बहुत ही किस्मत की बात है, और बहुत ही सोच समझदारी की भी बात है। क्योंकि रास्ते आपके पास अनेक है, कहां जाना है, कहां मुड़ना है, वो फाइनल सिलेक्शन आपको करना है। तो इसमें सारे रास्ते दिल पे हाथ रख के फाइनली डिसीजन लीजिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए आई क्वांटा, जहां पे आपको सारे कोर्सेज, सारे एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से, टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं आपके पास, गाइडेंस प्रोग्राम है, कंप्लीट पैकेज है, इधर उधर जाने की, भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके हाथ में बस आपकी मेहनत और हमारे हाथ में गाइडेंस, दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ये गारंटी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए सेशन को, ताकि सबको आसान भाषा में, शब्दों में समझ में आ जाए कि क्या रहा इस बार का बजट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।